उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जहां आपको मिल रहा है नॉर्सेट, आरआरबी, राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के ऊपर रिकॉर्डेड बैच फ्री। ये ऑफर 3 नवंबर तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें और आज ही तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग देख रहे हैं आपका खास एपिसोड जिसका नाम है 360 डिग्री, जिसके अंदर अपन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे और विशेष तौर पर उन चीजों के ऊपर अपन फोकस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस शानदार एपिसोड्स के अंदर अपन बहुत कुछ शानदार चीजें सीखने वाले हैं और आप सब लोगों को पता है कि जैसे कि अपन पेप्टिक अल्सर को डिस्कस कर रहे थे और पेप्टिक अल्सर के बहुत सारे सेगमेंट को हमने डिस्कस कर लिया था। स्पेशली मैं बात करता हूँ तो क्या पेप्टिक अल्सर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके अलावा क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो इटियोलॉजी का मतलब जो इटियोलॉजी थी या कॉजेज थे। उसके अलावा हमने जब बात कर दी थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हमने चर्चा कर ली थी डायग्नोसिस के बारे में। और अब अपन आज जो चर्चा करेंगे मुख्य तौर पर वो इसके मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैनेजमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे और मैनेजमेंट के साथ साथ अपन इसके कॉम्प्लिकेशन के ऊपर भी चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत इसकी करूंगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में। आप खुद लोग मतलब जो आपको मैंने अभी तक पढ़ा दिया उसको पढ़कर फटाफट से जवाब देने और उन सारी चीजों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। A 50-year-old man present with burning abdominal pain that improves after eating, है ना। एक 50 साल का बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग तो नहीं होते 50 वाली, ठीक है, मतलब ढलती जवानी कह सकते हो आप, है ना। abdominal pain that improves after eating, और वो क्या कह रहा है, abdominal pain है जो कि क्या होता है, इंप्रूव होता है किसके बाद में, आफ्टर ईटिंग के। एंड एंडोस्कोपी रिवेल्स ए पेप्टिक अल्सर, जब एंडोस्कोपी करी तो पता चला कि इनको तो पेप्टिक अल्सर है। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस कंडीशन, सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो आप मुझे पता है सीधे से सवाल का जवाब, सीधा सा जवाब देना आपसे बेहतर कौन जान सकता है? कोई जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। तो आपने निश्चित तौर पर कह दिया सर स्ट्रेस, ना स्ट्रेस नहीं सर, एल्कोहल नहीं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। और आप जीत चुके हैं एक सही जवाब। तो यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपके क्या, हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी रहते हैं ये आपके हमेशा मोस्ट कॉमन कॉज देखने मिलते हैं आपके पेप्टिक अल्सर का, है ना। वो आपके जो मेजर कॉज हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या क्या टॉक्सिन रिलीज करता है, एंजाइम, सारे पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ पर देखो अगला पॉइंट देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक और चीज है ना, जैसे कि अपन एच पाइलोरी को जब अपन डिटेक्ट करते हैं तो अपन यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं और सैंपल अपन ब्रीथ का सैंपल देते हैं, सांस का सैंपल देते हैं और डिटेक्ट किसका करते हैं अपन, कार्बन लेबल्ड CO2 को डिटेक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर डिटेक्ट करते हैं। इस बात का भी विशेष तौर पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा विच डिसऑर्डर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एज ए सेकेंडरी कॉज, कौन सा डिसऑर्डर है जो कॉमनली एसोसिएटेड है किसके साथ में, डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एज ए सेकेंडरी कॉज, कौन सा है जो आपके पेप्टिक अल्सर का सेकेंडरी कॉज यहाँ पर रहेगा। पहला है जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दूसरा रहेगा जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम, तीसरा रहेगा सीलियक डिजीज और चौथा रहेगा क्रॉन्स डिजीज। देखो क्रॉन्स डिजीज जो रहती है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का एक पार्ट रहती है, तो वो तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। सीलियक डिजीज जो रहती है वो आपके मुख्य तौर पर अपन कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर का कॉज नहीं रहती है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, उसका भी पेप्टिक अल्सर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को मैंने कहा था कि जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम ZES, जिसके अंदर होता है क्या भाई, आपके जी सेल का ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, आपके जी सेल का ट्यूमर बन जाता है और जी सेल के ट्यूमर को अपन गैस्ट्रिनोमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिनोमा के नाम से जानते हैं डियर, ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ में जिसकी वजह से क्या होगा भाई, आपके जो आपके जी सेल के सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं ना, जी सेल का सिक्रेशंस कौन होगा भाई, आपका गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन का जब सिक्रेशन बढ़ेगा, गैस्ट्रिन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपके स्टोमक के अंदर एशियल का सिक्रेशंस भी बढ़ेगा, एशियल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपके स्टोमक के अंदर एसिडिटी भी बढ़ेगी, स्टोमक के अंदर एसिडिटी बनेगी और एसिडिटी की वजह से रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर हमेशा देखने को मिलेगा। किसका रिस्क देखने को मिलेगा, रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार पॉइंट है। और एक चीज और, जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम की जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रहती है। कौन रहती है, आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रहती है। कैसे काम करती है, क्या करती है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे डियर, है ना। चलो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं रहेगी।
अगला सवाल देखो ध्यान से, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एक और शानदार जवाब आप दे सकते हैं और आप जीत सकते हैं एक सही जवाब। चलो, व्हेन ऑब्टेनिंग ए नर्सिंग हिस्ट्री ऑन ए क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड गैस्ट्रिक अल्सर, है ना, एक ऑब्टेनिंग नर्सिंग हिस्ट्री कर रहे हैं किसकी, ऑन ए क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड गैस्ट्रिक अल्सर की, विच साइन एंड सिम्टम शुड बी द नर्स एक्सपेक्ट टू असेस, कौन से साइन एंड सिम्टम है जो नर्स असेस करेगी, एक्सेप्ट करेगी, मतलब उम्मीद करेगी कि भाई ये प्रेजेंट होता है। एक एक्सेप्ट होता है, एक एक्सपेक्ट होता है ना, तो एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद करना, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, दोनों वर्ड अलग अलग है, उन दोनों वर्ड में भी कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के अंदर फर्क है भैया, है ना। उसके अलावा उसके अंदर आपको सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई करना है। पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन एट नाइट, एपिगैस्ट्रिक पेन होना कहाँ पर, एट नाइट के अंदर, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर बात करते हैं। दूसरा कह रहा है रिलीफ ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर ईटिंग, पेन जो होता है वो रिलीफ हो जाता है किसके अंदर, आफ्टर ईटिंग के साथ में। उसके अलावा वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, वेट लॉस देखने को मिल सकता है और मेलेना देखने को मिल सकता है। देखिएगा दोनों चीज़ें और बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिएगा ऐसी बात है कि भाई अगर अपन बात करें कि एपिगैस्ट्रिक पेन एट नाइट, तो पेन कभी भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है कि वो मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा, कभी भी पेन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पेन कभी भी हो सकता है, नाइट में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन डुडोनल अल्सर जो होते हैं ना, डुडोनल अल्सर के अंदर अगर अपन कॉमनली एक चीज़ देखते हैं तो कॉमनली डुडोनल अल्सर के अंदर क्या होता है कि जो पेन होता है वो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद होता है। और 2 से 3 घंटे का मतलब क्या होगा, 2 से 3 घंटे का मतलब क्या होगा कि अभी जैसे आपने खाना खाया तो खाना खाते ही जो डुडोनम के अंदर जो सिक्रेशंस होते हैं वो सारे के सारे अल्कलाइन नेचर के सिक्रेशंस होंगे, तो वो क्या करते हैं एज एंटी एसिड काम करते हैं आपको उस समय। और कोई कटी हुई सरफेस पर जब अल्कलाइन चीज़ लगेगी या वहाँ पर एसिड को जैसे एसिड की जो मात्रा है उस एसिड से ज़्यादा अगर अल्कलाइन मात्रा होगी तो आपके अल्सर को उस एसिड की वजह से होने वाला जो इरिटेशन है, जो पेन है, उसको कम कर देगी। तो नॉर्मली जब खाना खाते हैं तो कॉमनली एक बार के लिए पेन गायब होगा, लेकिन जैसे ही अपने 2 से 3 घंटे बाद में जब खाना आपके गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स होकर डुडोनम के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि वो जाकर उसमें एसिड भी रहेगा और वो जाकर जब आपके कटी हुई सरफेस में, कटी हुई म्यूकोजा को टच करेगा तो पेन होगा। ठीक है, तो अगर अपन रात को जैसे खाना खाते हैं और खाना खाकर अगर सोते हैं ना, तो कॉमनली रात को जब अपन घंटे 2 घंटे से आपको नींद, मतलब नींद तो जल्दी आ जाती है, किसी को सोते ही नींद आ जाती है, किसी को आधा घंटा नींद आती है, किसी को कुछ करे बिना नींद नहीं आती। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बाद में नींद तो आ ही जाती है। अब जब नींद आती है तो नींद आने के बाद में क्या होगा, नींद आने के बाद क्या होगा भाई, आपको 2 से 3 घंटे बाद जब फूड शिफ्ट होगा डुडोनम के अंदर तब आपको क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। तो जैसे ही पेन होगा ना, तो जो वो पेन होगा तो उसमें क्या होता है कि पर्सन की नींद खुल जाती है। तो अपन सिंपल सी कह सकता हूं मैं कि जो नॉक्टर्नल अवेकनिंग की हिस्ट्री कॉमनली आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, डुडोनल अल्सर के अंदर। तो यहाँ पर अगर अपन उस भाषा से अपन उसको कनेक्ट करें तो अपन इसको अलग कर सकते हैं। बाकी पेन कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि नाइट में नहीं हो सकता, लेकिन कॉमनली जो रहता है वो आपके एसोसिएटेड जो रहता है नॉक्टर्नल पेन और नॉक्टर्नल पेन दैट लीड्स टू अवेकनिंग, तो वो कॉमनली किसके साथ में मिलेगा आपको, डुडोनल अल्सर के अलावा। रिलीफ ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर इन, आपको पता है कि जो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर खाना खाने के साथ में बढ़ता है, जबकि डुडोनल अल्सर का पेन क्या होता है, कम होता है। तीसरा रहेगा वॉमिटिंग, चौथा रहेगा वेट लॉस और पांचवा क्या रहेगा आपके, मेलेना रहेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वॉमिटिंग इसके साथ में कॉमनली एसोसिएटेड रहती है। उसी के साथ साथ में पर्सन का क्या हो सकता है भाई, वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पर्सन को पेन होगा खाने के साथ में और पर्सन इसकी वजह से क्या करेगा, अच्छी मात्रा में खाना नहीं खा पाएगा। जब खाना अच्छे से नहीं खाएगा तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली पर्सन का क्या हो सकता है, वेट कम हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब मेलेना जो है ना, जब हेमरेज जो रहते हैं कॉमनली अगर मैं इनका एसोसिएशन देखूँ ना, तो मेलेना का एसोसिएशन किसके साथ देखने को मिलता है आपको, डुडोनल अल्सर के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग वगैरह हुई अल्सर की वजह से, तो आपको स्टूल के अंदर ब्लड ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कॉमनली अगर आप देखोगे तो जब गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो जो ब्लीडिंग होगी वो हेमेटेमेसिस फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी फॉर्म के अंदर, हेमेटेमेसिस वाली फॉर्म में देखने को मिलती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लड आपके स्टूल के साथ भी मिक्स हो सकता है और मेलेना इन कंडीशंस में भी प्रेजेंट हो सकता है। देखो चीज़ें थोड़ा आपको समझ कर लॉजिक से काम करना पड़ेगा। लॉजिक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अपन आंसर बता रहे हैं भाई CDE, जबकि ए ऑप्शन भी कनेक्ट किया जा सकता है, पेन कभी भी हो सकता है, लेकिन कॉमन एसोसिएशन उसके साथ में। मेलेना वैसे कॉमनली एसोसिएटेड तो आपको डुडोनल अल्सर के साथ में रहता है, क्योंकि कॉमनली हेमरेज डुडोनल अल्सर के अंदर कॉमन देखने को मिल सकता है। लेकिन और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या होता है भाई, आपके
गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर कॉमनली क्या होता है, हेमेटोमेसिस होता है, लेकिन अगर कहीं भी अगर स्टोमक में ब्लीडिंग हुई तो वो आपके मेलेना कॉज कर सकती है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों के अंदर अपन को थोड़ा शार्प होकर थोड़ा लॉजिकल तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हैं, और अपन यहाँ पर जो सही आंसर करेंगे वो आपका सी रहेगा, डी रहेगा और ई रहेगा। ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, आपके राइट आंसर रहेंगे। सी डी ई यहाँ पर जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की ओर देखो आप ध्यान से, एक और सवाल कर देते हैं, फिर अपन अगले जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है भाई यहाँ पर कि द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज हैड ए गैस्ट्रोस्कोपी, उसको गैस्ट्रोस्कोपी हुई है। गैस्ट्रोस्कोपी अपन क्या कह सकते हैं, कॉमनली एंडोस्कोपी कह सकते हैं, अपर जी एंडोस्कोपी हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स मे इंडिकेट दैट क्लाइंट इज डेवलपिंग ए कॉम्प्लिकेशन, है ना, ये कॉम्प्लिकेशन पूरा वर्ड है ना, कॉम्प्लिकेशन, डेवलप ए कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, है ना, कि भाई एंडोस्कोपी से रिलेटेड कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कि देखो, एक तो मैं एंडोस्कोपी के अंदर आपको मैं सिंपल सी बता देता हूँ कि भाई एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, लगभग अपन कह सकते हैं स्पैन की साइज की ही रहती है, एडल्ट के अंदर थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है, उसकी जो विड्थ की बात करो है ना, लेंथ तो लंबी रहती है, और उसको क्या किया जाता है, ओरल कैविटी से डालकर अपने फेरिंग्स के द्वारा होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ, अपने स्टोमक से होता हुआ ड्यूडेनम तक मतलब वो ट्यूब जाती है। आपको पता है ड्यूडेनम तक का पार्ट को अपन अपर जीआई के अंदर काउंट करते हैं, और ड्यूडेनम से नीचे वाला पार्ट अपन लोअर जीआई के अंदर काउंट करते हैं, और ड्यूडेनम तक जो पार्ट होता है उसे अपन अपर जीआई के पार्ट कहते हैं। उस ट्यूब के आगे क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, और वो कैमरा क्या करता है, आपकी मॉनिटर से कनेक्ट होता है ना, और वो मॉनिटर के अंदर जैसे जैसे जाएगा ना वो पूरा रास्ता बताता जाएगा आपको कि क्या हो रहा है भाई, आगे क्या दिख रहा है उसको। तो वो लाइट भी रहेगी तो अंदर, नहीं तो अंदर है ना, अंदर कोई अपने बिजली घर थोड़ी है, तो उसके आगे क्या होता है, लाइट लगा होता है। अब लाइट जो है वो क्या करती है, आपको अंदर से विजुअलाइजेशन करवाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो अब क्या करते हैं अपन, इसको अंदर की म्यूकोजा को देखने के लिए, अपन कोई बायोप्सी का सैंपल लेने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए अपन क्या करते हैं, ये एंडोस्कोपी करते हैं। पेशेंट को नॉर्मली उसके लिए एनपीओ रखा जाता है, और उसके अलावा जैसे पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होता या छोटा बच्चा रहता है उसके अंदर अपन एनपीओ रखकर जो शॉर्ट एक्टिंग जो एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं उसको भी यूज़ करते हैं। पेशेंट को अपन हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर ये किया जाता है। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को मतलब इंस्ट्रक्ट भी ऐसा किया जाता है कि जब आपको ट्यूब इंसर्ट करें, अगर पेशेंट कॉन्शियस होता है, कुछ अडल्ट कॉन्शियसली करवा सकते हैं, तो उनको उसको सोलो करने की सलाह दी जाती है। और उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि जैसे करने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट का होना जरूरी है, क्योंकि एक तरह का इन्वेजिव प्रोसीजर है। और उसके बाद में अगर अपन पेशेंट को एनेस्थीसिया वगैरह दिया है तो अपन पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स आने तक अपन मॉनिटर करेंगे। वाइटल साइन की मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट रहती है, और कोई भी अपन जो ओरल इंटेक है वो चालू करेंगे जो गैग रिफ्लेक्स के रिटर्न होने पर करेंगे। और इसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, कॉमनली अगर मैं बात करता हूं तो जब ये फ्लेक्सिबल ट्यूब अंदर इंसर्ट करते हैं ना, तो वो आपके थ्रोट को क्या कर सकती है, थोड़ा मतलब फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी म्यूकोजा को डैमेज कर सकती है। तो हल्का आपको सॉर थ्रोट देखना नॉर्मल फाइंडिंग रहती है, वो कोई कॉम्प्लिकेशन की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन कुछ जगह क्या होता है, ये ट्यूब जो रहती है वो अगर अपन ने ज़्यादा कहीं पर प्रेशर दिया तो वो क्या करके परपोरेशन कर सकती है, क्या कर सकती है, आपके परपोरेशन वगैरह कर सकती है। तो उसकी वजह से कई बार क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर अपन इसके जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे अपन अपर जीआई एंडोस्कोपी के अंदर मैं अगर कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करता हूँ तो कॉमनली जो रहता है वो परपोरेशन रह सकता है। क्या रह सकता है, आपके परपोरेशन रह सकता है। तो कॉमन एक जो कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन की फॉर्म के अंदर मैं कहूँ तो वो आपके परपोरेशन रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन के दौरान आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। द क्लाइंट हैज ए शॉर थ्रोट। शॉर थ्रोट होना मतलब एक नॉर्मल चीज है जो कि कॉम्प्लिकेशन का पार्ट नहीं है, नॉर्मली प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा द क्लाइंट हैज ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.8, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉमनली तो एक चीज़ है, देखो वैसे नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं ना तो अपन फीवर जब अपन कब कहते हैं, जब किसी पर्सन के अंदर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस या से ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसे अपन फीवर कहते हैं। यहाँ पर फीवर तो नहीं है लेकिन पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक परपोरेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है ना। गैस्ट्रिक परपोरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है अपने उसके अंदर बात करेंगे। द क्लाइंट अपीयर्स ड्राउजी फॉलोइंग द प्रोसीजर। क्लाइंट जो है वो ड्राउजी अपीयर हो रहा है इस प्रोसीजर के बाद में। उसके अलावा द क्लाइंट हैज एपिगैस्ट्रिक पेन, और क्लाइंट को क्या हो रहा है यहाँ पर, एपिगैस्ट्रिक क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। उसके अलावा द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग हेमेटेमेसिस। क्लाइंट क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्सपीरियंस कर रहा है हेमेटेमेसिस पर क्या कर रहा है, मतलब क्लाइंट को हेमेटेमेसिस हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी क्लियर शब्दों के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर
क्या क्या चीज़ है। देखो, एक तो परपोर्शन होगा ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। जब परपोर्शन होगा, उस परपोर्शन की वजह से एक तो क्या हो सकता है भाई, आपके हेमरेज भी हो सकता है। जब यहाँ पर म्यूकोजा डैमेज होगी, छेद वगैरह होगा, तो वहाँ पर हेमरेज भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर आ सकते हैं भाई, देखो सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पर्सन को फीवर आ सकता है ना। फीवर के साथ साथ अगर मैं कह रहा हूँ अब्डोमिनल पेन हो सकता है। क्या देखने को मिल सकता है आपको, अब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको आपका अब्डोमन जो है वो रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमन हो सकता है। मतलब आपकी अब्डोमन की जो मतलब अब्डोमन जो है वो हार्ड हो सकता है, टाइट हो सकती है। आपकी जो सुपरफिशियल जो अपनी मसल्स वगैरह वो टाइट हो सकती है। रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमन आपको देखने को मिल सकता है। रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमन के अलावा अपन कह सकते हैं पर्सन के अंदर क्या हो सकता है भाई, कई बार पर्सन के अंदर पेरिटोनाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये कंडीशंस को अपन कह सकते हैं जल्दी ट्रीट नहीं किया जा सकते, तो आपके पेरिटोनियम को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे तमाम तरह के फीचर्स आपको कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा पर्सन को जब हेमरेज वगैरह होगा तो उसकी वजह से हेमेटेमेसिस देखने को मिल सकता है। हेमेटेमेसिस आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो और उसकी वजह से मतलब अपन कह सकते हैं पेशेंट को ज़्यादा अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है, अपर जे ब्लीडिंग होती है, तो और भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन कॉमनली मैं बात करता हूँ तो रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमन या पेरिटोनाइटिस से संबंधित, या मैं साथ ही साथ कह सकता हूँ ज़्यादा हेमरेज की वजह से कुछ फीचर्स आपको साथ साथ में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जैसे मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा भाई, पर्सन का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है और क्लाइंट कभी भी ड्राउजी नहीं होगा। क्लाइंट कभी भी क्या नहीं होगा, ड्राउजी नहीं होगा। ड्राउजी का कोई सेंस है नहीं यहाँ पर, किस ड्राउजी का इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। उसके अलावा क्लाइंट को एपिगैस्ट्रिक पेन है, अगर प्रपोर्शन होगा तो एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है और हेमेटेमेसिस अपीयर मतलब प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर बी भी रहेगा, पर्सन के अंदर डी भी रहेगा और पर्सन के अंदर ई भी देखने को मिलेगा। डी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब अपन यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो अपने फर्दर मैनेजमेंट के ऊपर अपन फोकस करने वाले हैं डियर, है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनिएगा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है यहाँ पर पॉइंट कि भाई अगर अपन जब मैनेजमेंट की बात करते हैं किसके, पेप्टिक अल्सर के, तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, देखो सभी लोग ध्यान से। अगर अपन मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डाइट की बात करते हैं अपन। अगर अपन पेप्टिक अल्सर के अंदर डाइट की मैं बात करता हूं तो कॉमनली क्या होती है, ब्लेंड डाइट दी जाती है ना। ब्लेंड डाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डाइट जो क्या रहती है भाई, आपके लो स्पाइसी डाइट रहती है। लो स्पाइसी डाइट का मतलब क्या, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई जो अंदर म्यूकोजा डैमेज हो रखी है और अगर आपने मिर्ची जो है ना, स्पाइसी चीज़ें, मिर्ची मसाले जो ज़्यादा डालें तो वो और ज़्यादा म्यूकोजा को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, साथ ही एसिड के प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे, तो वो और ज़्यादा क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो इसका भी आपको विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर अपन डाइट के बाद अगले पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करें डाइट के बाद में, तो वो आपकी क्या रहती है, मेडिकेशंस रहती है। और मेडिकेशंस बहुत टाइप की आपको मेडिकेशन देखने को मिलती है और कौन कौन सी मेडिकेशन होगी और उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। अगर मैं मेडिकेशंस के ऊपर चर्चा करूं तो आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ होगी वो कौन सी होगी भाई, आपके हिस्टामिन ब्लॉकर्स। क्या कह सकते हैं अपन, हिस्टामिन ब्लॉकर्स, या अपन उसे क्या कह सकते हैं, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। क्या कह सकते हैं अपन, एंटागोनिस्ट कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पूरी बात अपन समझिएगा। देखो अपन को पता है कि जो मुख्य तौर पर जो समस्या आपको देखने को मिलती है ना, अगर अपन मुख्य तौर पर अगर अपन समस्या की बात करूं मैं, हिस्टामिन, अगर मैं मुख्य तौर पर जो समस्या के ऊपर मैं फोकस करूं तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्टोमक में एक तो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, एक एच पाइलोरी हो सकता है, ठीक है, एक अपने अल्सर जो बंद रखे उसको हील करना है और एक एसिडिटी को मैनेज करना है। ये तमाम चीज़ें अपने को इसको मेन जो ट्रीटमेंट के ऊपर अपने को फोकस करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे जो पहली अप्रोच अपन लगा रहे हैं वो अपन लगा रहे हैं कि कैसे भी करके आप अपने स्टोमक के अंदर एसिड के फॉर्मेशन को कम करो। तो उसके लिए आपने जो सबसे पहली जो कैटेगरी चूज करी है वो रहती है भाई आपके हिस्टामिन ब्लॉकर या हिस्टामिन एंटागोनिस्ट के नाम से। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करूं तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या रहेगा, आपके रेनिटिडीन। क्या रहता है भाई, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा नाम रेनिटिडीन। उसके अलावा सिमिटिडीन, उसके अलावा क्या रहता है भाई आपके सिमिटिडीन। उसके अलावा क्या रहेगा आपके फेमोटिडीन। क्या रहेगा आपके फेमोटिडीन। उसके अलावा क्या रहेगा आपके निजाटिडीन। क्या रहने वाला आपके निजाटिडीन रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा देखो अब अपन इनके बारे में, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर मैं बात करता हूं सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले ये क्या करते हैं भाई आपके
इट एक्ट बाई, ये कैसे एक्ट करते हैं, इट एक्ट बाई ब्लॉकिंग द histamine रिसेप्टर, ये हिस्टामिन रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, विच हेल्प इन reducing the gastric acid secretion, which reduce the gastric acid secretion। ये आपके gastric acid secretion को क्या कर देता है, आपके रिड्यूस कर देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अपन बात करते हैं तो हिस्टामिन ब्लॉकर या हिस्टामिन एंटागोनिस्ट जो रहते हैं, जिसको अपन H2 ब्लॉकर्स के नाम से अपन कॉमनली जानते हैं ना, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो अपन इसको और क्या कह सकते हैं, अपन H2 ब्लॉकर्स कह सकते हैं, H2 ब्लॉकर कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो H2 ब्लॉकर्स होगा वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो आपके स्टोमक के अंदर प्रेजेंट जो हिस्टामिन्स है, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि आपके स्टोमक के अंदर सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करते हैं। अगर उसको जैसे इनिबिट करेगा तो आपके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशंस कम होगा, और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन जब कम होगा तो अपना आप एसिल भी सीक्रेट कम होगा, और एसिल जब सीक्रेट कम होगा तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके स्टोमक के अंदर एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखो एक बहुत शानदार चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना आप ना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जो है ना, अपन कॉमनली इनको खाली पेट लेते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो H2 ब्लॉकर्स होती है, इट डज नॉट इफेक्ट बाय फूड, ठीक है, अफेक्टेड लिखना है ना, इट डज नॉट अफेक्टेड बाय फूड, ये आपके फूड के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जैसे ड्रग की मैं बात करता हूँ तो सिमिटिडीन के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई आपके सिमिटिडीन के बारे में? सिमिटिडीन एक ऐसी ड्रग है, ये क्या कर सकती है भाई, इट कैन क्रॉस, ये क्या क्रॉस कर सकती है, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर सकती है, आपके क्रॉस कर सकती है। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी तो उसकी वजह से कुछ क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि पर्सन के अंदर कंफ्यूजन होना, पर्सन के अंदर एजिटेशन होना, मतलब मोटर रेस्टलेसनेस जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा पर्सन के अंदर साइकोटिक फीचर्स भी आ सकते हैं, पर्सन के अंदर पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, पर्सन के अंदर क्या हो सकता है भाई, डिप्रेशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। डियर देखो कितने खतरनाक है कि भाई आपको अल्टीमेटली अगर अपन बात करें ना तो ये आपके ब्रेन को जाकर क्या कर सकती है, आपके अफेक्ट कर सकती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत काम की चीजें रहती है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सी बात है, सिमिटिडीन की मैं बात करता हूँ, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है, कंफ्यूजन, एजिटेशन, साइकोटिक फीचर्स और डिप्रेशन जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो बहुत कॉमन ड्रग है जिसके बारे में हमेशा से आज तक अगर अपन H2 ब्लॉकर्स के अंदर कोई कॉमन सवाल पूछा गया तो इसी से संबंधित आपको सवाल पूछे गए, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये तो चलता रहता है अपने। यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर फोकस कर दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रह सकती है भाई, देखो ये क्या करती है भाई, ये जैसे ना कुछ ड्रग इट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ, ये कुछ लेवल ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स का ये लेवल क्या कर सकती है भाई, आपके बढ़ा सकती है। इट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ सम ड्रग्स, है ना, कौन कौन सी ड्रग्स होती है उनके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके उनके लेवल को बढ़ा सकती है। जैसे कि मैं बात करूं वारफारिन, उसके अलावा अपने थियोफाइलिन, उसके अलावा मैं बात करता हूं फेनिटोइन, उसके अलावा मैं बात करता हूं लिडोकैन, इनका लेवल भी क्या कर सकती है, आपके इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो एस्ट्रोसाइट से बना होता है, किससे बना होता है, एस्ट्रोसाइट से बना होता है, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और उसी के साथ साथ अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ तो निजाटिडीन होती है ना, निजाटिडीन इट इज सेपेस्ट ड्रग इन ए लीवर डिसऑर्डर। अगर कोई H2 ब्लॉकर यूज करना है
और जो लीवर के अंदर और लीवर डिसऑर्डर भी है पर्सन को, तो उसके लिए सेफेस्ट ड्रग कौन सी हो सकती है आपके निजाटिडिन, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रग को मेटाबोलाइज करना तो काम लीवर का है। अगर लीवर जब अच्छा रहेगा, अच्छे से मेटाबोलाइज चीज़ों को करेगा, तो वो काफ़ी क्या रहेगी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, और ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलो अपन अगली कैटेगरी ऊपर चलते हैं। हमने सबसे पहले H2 ब्लॉकर्स के बारे में डिस्कस करा, हिस्टामिन ब्लॉकर जिसे अपन कह सकते हैं, और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगला जो इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो क्या रहेगा भाई आपके, वो शानदार ड्रग है और हर घर के अंदर अवेलेबल ये दवाई है। आप सब लोगों ने इस दवाई का जरूर आपने देखा होगा, और उस दवाई का नाम है भाई प्रोटोन। क्या नाम है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। दवाई का नाम क्या है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ठीक है, अब ये जो देखो जिसको अपन पीपीआई के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं अपन? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स को अपन पीपीआई के नाम से जानते हैं। अगर अपन इसके एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से एग्जांपल होंगे इसके अंदर? आप सब लोगों ने इसके एग्जांपल बहुत कॉमनली सुने होंगे। पेंटोप्राजोल, क्या नाम रहता है आपके? पेंटोप्राजोल। उसके अलावा ये आपके रेबेप्राजोल। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं ओमेप्राजोल, कौन सी दवाई? ओमेप्राजोल। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो लेंसोप्राजोल। ठीक है, जूनियर लेंजोल के नाम से आती है, ध्यान रखिएगा। लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसेप्राजोल। ठीक है, ऐसी तमाम तरह की आपको पीपीआई देखने को मिलती है। अब पीपीआई के बारे में मैं आपको बहुत शानदार पॉइंट बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है ना, और घर के अंदर बुजुर्ग भी पहचान लेते हैं दवाई की आवाज़ इस तरीके से ना, बजा जैसे इस तरीके से मतलब दवाई का कोई पैकेट होगा टैबलेट का, उसको एक बार ऐसे हिलाकर देखते हैं और उसमें से आवाज़ आ रही है ना, मतलब ये कॉमनली क्या होगी, भूखे पेट की दवाई होगी, है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत शानदार है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग भी बहुत कुछ अच्छा तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करती है ये, कि जैसे ये अपना स्टोमक है, तो अपने स्टोमक के अंदर क्या होता है, आपकी पेरेटल सेल होती है। कौन सी सेल होती है भाई? पेरेटल सेल होती है। और पेरेटल सेल कहाँ पर होती है भाई? आपके फंडस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, फंडी ग्लैंड का पार्ट होती है। अब ये जो पेरेटल सेल होती है ना, उस पेरेटल सेल के ऊपर एक पंप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पंप पाया जाता है, और उस पंप का नाम होता है भाई आपके हाइड्रोजन पोटेशियम, है ना, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, है ना। एक पंप होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? अपन इसी को अपन प्रोटोन पंप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन? प्रोटोन पंप के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली करता है क्या भाई, आपके H+ आयन के और जो आपका पोटेशियम रहता है, मतलब हाइड्रोजन और पोटेशियम के द्वारा बना हुआ एक पंप रहता है, एक कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर चैनल रहता है, जो कि आयन को एक्सचेंज करने में क्या करता है? मदद करता है। अब क्या होगा कि अगर अपन क्या कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, इस पंप को अगर इनहिबिट कर दिया जाए, अपनी पेरेटल सेल के ऊपर प्रेजेंट उसको अगर इनहिबिट कर दिया जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके H+ आयन के सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और H+ आयन का सीक्रेशन कम होगा तो आपको पता है कि ये अल्टीमेटली जो है वो आपके क्लोराइड के साथ में मिलेगा नहीं, और क्लोराइड के साथ में नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से जो HCl जो बन रहा था वो क्या हो जाएगा? आपके कम हो जाएगा। अल्टीमेटली किसका सीक्रेशन कम हो जाएगा भाई? आपके गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन क्या हो जाता है? कम। कि भाई हाइड्रोजन और पोटेशियम के द्वारा बना हुआ एक पंप रहता है, एक चैनल रहता है, जो आयन को एक्सचेंज करने में मदद करता है, जो कि पेरेटल सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। और अगर उस पंप का काम क्या होता है, हाइड्रोजन वगैरह को मतलब अपन गैस्ट्रिक ल्यूमन के अंदर रिलीज करवाना। अगर जब अपन उसके इनहिबिट कर देंगे तो जो आपका H+ आयन है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, और H+ आयन जब रिलीज नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या होगा? स्टोमक के अंदर आपके एसिडिटी या HCl का फॉर्मेशन कम होगा, और HCl का फॉर्मेशन कम होगा तो अल्टीमेटली आपको क्या फायदा हो जाएगा? आपको एसिडिटी कम हो जाएगी डियर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस सारे पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, बहुत शानदार पॉइंट है ना। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स it is act by the blocking of हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, जिसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रोटोन पंप by which release of H+ ion into gastric lumen will decrease
and that help in that help in reducing गैस्ट्रिक एसिड, जो कि किसके अंदर मदद करेगा, गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करने में क्या करेगा, आपके मदद करेगा डियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। प्रोटॉन पंप के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब इसे अगर अपन इसके अलावा, ये हमेशा क्या होती है भाई आपके, ये हमेशा ऑलवेज एम्प्टी स्टोमक लेनी होती है। कैसे हम लेनी होती है भाई आपके, एम्प्टी स्टोमक लेनी होती है। किसके द्वारा भाई आपके, एम्प्टी स्टोमक लेनी होती है। एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट दवाई लेनी है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं कॉमन साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो देखो, कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। एक तो पर्सन को नोजिया, क्या हो सकता है, पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। नोजिया वॉमिटिंग के साथ में अब्डोमिनल पेन भी कई बार हो सकता है, आपको अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, इनकी वजह से भी है ना, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ पर्सन को कॉन्स्टिपेशन, या डायरिया भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है। और जब भी पर्सन को पीपीआई ले रहे हैं और डायरिया हो रहा है, तो डायरिया के बाद अपन को इस दवाई को स्टॉप करना चाहिए। डायरिया के बाद में दवाई को क्या करना चाहिए, कॉमनली स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कॉमनली ऐसा नहीं होता है, मतलब कॉमनली ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर डायरिया वगैरह हो रहा है तो दवाई को बंद करना चाहिए। डायरिया के साथ इसमें लेने का वो मतलब बेनिफिट नहीं है, और वो और ज़्यादा क्या कर सकता है, डायरिया को इंड्यूस करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेसिक में से बेसिक जो चीज़ है वो कंटेंट यहाँ पर रहने वाला है डियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर देखो, उसके अलावा अगर अपन अगले ग्रुप की मैं अगर बात करता हूँ, तो अगला इंपॉर्टेंट जो ग्रुप रहेगा अपनी मेडिकेशंस का, वो इसके अंदर ग्रुप रहता है, वो रहता है आपके गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट। क्या रहता है भाई आपके, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट रहता है। और अगर अपन गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट की मैं बात करूं तो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट के अंदर सुनिएगा ध्यान से। गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट के अंदर अपन ध्यान से सुनेंगे तो देखो क्या सुनेंगे आप, तो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट के अंदर दवाई जो आती है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो एग्जाम्पल देखिएगा कौन कौन से रहने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो, गैस्ट्रिक प्रोटेक्ट के अंदर दो बड़े फेमस एग्जाम्पल है। एक तो सुक्रालफेट है ना, एक तो होता है सुक्रालफेट, और दूसरा आपने एक नाम सुना होगा मीजोप्रोस्टोल। क्या नाम सुना होगा आपको, मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल है ना, मीजोप्रोस्टोल या मीजोप्रोस्टोल है ना। ये जो दवाई है वो भी आपने सुनी होगी, और क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली चीज मैं आपको बात करता हूँ सुक्रालफेट के बारे में। सुक्रालफेट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो ये क्या करती है भाई, देखो ये दवाई क्या करती है, इट एक्ट बाई covering the ulcer and protect from acid। ये क्या ऐसे काम करती है भाई आपके, देखो कि जैसे ये आपका स्टोमक है, अब स्टोमक के अंदर मान लीजिए यहाँ पर अल्सर हो रखा है। ठीक है, अब अल्सर जैसे आप क्या करोगे, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट सुक्रालफेट लोगे तो सुक्रालफेट इसके ऊपर आकर क्या बना देगी, कवरिंग बना देगी। और जैसे कवरिंग बना देती है, इससे कौन कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, आपके एशियल का कांटेक्ट नहीं होगा इससे, और एशियल का कांटेक्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपको क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा, और अपना आप सिम्टम क्या हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिगार्डिंग, इसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है डियर्स, कि एक्ट बाई कवरिंग द अल्सर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड। और वो क्या करती है भाई, आपके पेन को प्रिवेंट करती है, हीलिंग भी प्रमोट होगी। जब डैमेज कम होगी तो हीलिंग प्रमोट होती है। ठीक है, अब ये जो दवाई होती है ना, इट कैन इंटरफेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। ये फूड और ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमेशा क्या करना है, इट शुड टेक 1 hour बिफोर और 2 hour आफ्टर फूड। खाने से या तो 1 घंटे पहले लो या 2 घंटे क्या लो आप बाद में इसको लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो सुक्रालफेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है, ये आपके फूड के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कवर करता है, उस वजह से ये मदद करता है डियर, है ना। अब यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई तरह की समस्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला एक इंपॉर्टेंट आपने नाम सुना होगा, ये नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अपन बात करें मीजोप्रोस्टोल के बारे में। किसके बारे में बात करें,
मीजोप्रोस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं। और मीजोप्रोस्टोल की मैं जब बात करता हूं तो मीजोप्रोस्टोल क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। मीजोप्रोस्टोल जो है एक क्या है भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होते हैं वो आप कॉमनली कब, जैसे कि कोई पर्सन के अंदर एमटीपी के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं, कॉमनली एमटीपी के अंदर की इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये आपकी रेक्टल ब्रीडिंग मतलब रेक्टल रूट के द्वारा पीपीएच के अंदर भी यूज़ की जाती है ना। जब किसी पर्सन को जब लेडीज़ को पीपीएच रहता है तो रेक्टल रूट के द्वारा आपके मीजोप्रोस्टोल यूज़ किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और बड़ा शानदार पॉइंट, ठीक है। अब ये जो रहती है ना मीजोप्रोस्टोल, ये मीजोप्रोस्टोल क्या करती है भाई आपके, इंक्रीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल। मीजोप्रोस्टोल क्या करती है भाई आपके, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का जब लेवल इंक्रीज करेगी तो वो क्या करेगा, विच हेल्प इन इंक्रीज द increase of mucosal blood supply of the intestine, ये इंटेस्टाइन की म्यूकोजल सप्लाई को इंक्रीज करता है। एंड रिपेयरमेंट ऑफ म्यूकोजा। देखो पहले इसका काम सुन लीजिएगा, ये क्या करता है भाई, मीजोप्रोस्टोल आपके प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ाता है, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस जो रहता है वो क्या करता है कि आपकी जो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल जो म्यूकोजा है उसके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और ब्लड फ्लो के साथ में उसके रिपेयरमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब आपकी म्यूकोजा को अल्टीमेटली रिपेयर करने में, मजबूत बनाने में और हेल्दी रखने में मदद करता है। आपको मैंने कहा था जब मैंने कॉजेज पढ़ाए थे कि तो एनसेड जो रहते हैं ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे दर्द की दवाई हो गया, पैरासिटामोल, अपने कॉमनली अगर हम बात करें कॉमन जो इसके अंदर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोसिन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, ये जो सब दवा अगर आप दवाई लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को हमेशा क्या करते हैं, कम करते हैं। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करेगा तो आपको पता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजल जो ब्लड फ्लो वो कम होता है और म्यूकोजा वीक होती है और वो आसानी से डैमेज हो सकती है। तो एनसेड तो कॉज करवाते हैं और ट्रीट करने के लिए अपन ऐसी दवाई यूज़ करते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशंस को या सिंथेसिस को प्रमोट करती हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मीजोप्रोस्टोल बड़ा इसका खास एग्जाम्पल होगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा मीजोप्रोस्टोल क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। किसके अंदर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर आप दोगे तो ये आपके अबॉर्शन करवा सकती है, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर तो क्या रहता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। और इसके साइड इफेक्ट की मैं बात करता हूं तो ये एब्डोमिनल पेन और डायरिया करवा सकती है। क्या करवा सकती है, आपके एब्डोमिनल पेन और डायरिया करवा सकती है। एब्डोमिनल पेन और पेन के साथ में क्या करवा सकती है भाई, आपके डायरिया करवा सकती है, ठीक है। चलो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल या गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अगर मैं अगली कैटेगरी ऊपर बात करूँ तो अगली जो कैटेगरी रहेगी वो कौन सी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। अगली कैटेगरी यहाँ पर अपनी रहती है हाँ, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट हो गया। अगली अपन देखें एंटा एसिड्स, है ना। अगर मैं एंटा एसिड्स की मैं बात करता हूँ तो एंटा एसिड कौन सी कैटेगरीज है और वो कैसे एक्शन करती है वो देखो आप सभी लोग ध्यान से। अगर अपन इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैं एंटा एसिड्स के अंदर तो कौन सी दवाई रहेगी, देखो ध्यान से सुनिएगा। एक तो रहेगा आपके एल्यूमिनियम, कौन सी दवाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी दवाई, आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी जो यहाँ पर रहेगी वो रहेगी आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर तो कैल्शियम कंपाउंड। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, सुनिएगा, एंटा एसिड्स एग्जाम्पल क्या रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कंपाउंड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जैसे कि पूरी बात को समझिएगा आप, है ना, कि एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि जब सर्दियों के अंदर अपन पानी गर्म करेंगे, आने वाला टाइम जो सर्दियों का है और पानी ज़्यादा गर्म क्या होता है तो थोड़ा ठंडा पानी ज़्यादा मिला देते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है
कि जो एंटा एसिड होते हैं ना, वो एंटा एसिड्स कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब उनकी पीएच जो होती है वो सांस से ज़्यादा रहती है ना, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर के रहते हैं। और आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर के अंदर मुख्य तौर पर एसिडिटी या एसिड की मात्रा अपने स्टोमक में ज़्यादा रहती है, और वो ज़्यादा क्या करता है भाई, आपके ज़्यादा एसिड अगर अपने स्टोमक में होगा तो म्यूकोजा को डैमेज भी करेगा, उसकी वजह से पेन होता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अपन क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन एल्कलाइन कंटेंट जो है वो मेडिकेशन की फॉर्म में लेते हैं, और वो क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब न्यूट्रलाइज करेगा तो अपना अभी पेन नहीं होगा और पर्सन को क्या आ जाएगा, आराम आ जाएगा। अगर यहाँ पर अपन बात करता हूँ मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, किसकी मैं बात करता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ तो इट एक्ट बाई न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड। ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में अंदर क्या करेगी भी, आपके मदद करेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ये आपके न्यूट्रलाइज कर देती है, किसको, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, अब उसके साथ साथ में अगर अपन फूड के साथ में अगर अपन बात करते हैं तो कॉमनली जो होता है फूड की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखना कॉमनली इसको एम्प्टी स्टोमक लेना होता है। क्या लेना होता है, आपको एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए था। ये आपके फूड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकती है, ये आपके फूड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकती है। या तो आप खाने से पहले लो या खाने के बाद लो, आपको खाने के साथ लेना का मतलब क्या होगा, ये स्टोमक के अंदर एसिड की मात्रा को कम कर देती है, जो कि आपके डाइजेशन को डिले कर देगा। ठीक है, उसके अलावा देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इन दवाइयों के इंपॉर्टेंट कुछ साइड इफेक्ट है, और वो कौन कौन से उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी बात करता हूँ मैं, आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है, एक तो क्या करता है भाई, आपको ये हाइपरफॉस्फेटेमिया को ट्रीट करने के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये हाइपोफॉस्फेटेमिया करवा देता है। क्या करवा देता है, आपके हाइपोफॉस्फेटेमिया करवा देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दूसरा इंपॉर्टेंट, तो एल्यूमिनियम ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करवाते हैं। क्या कॉज करवाते हैं भाई, आपके कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करवाते हैं। तो आपको इसको याद रखने का कि सर एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करवाता है, या अपन कह सकते हैं मैग्नीशियम, तो आपको AC से याद रखना ना, AC से आप इसको याद रख सकते हो। ज़्यादा एयर कंडीशनिंग है जो एक तरह का आदमी के कंफर्ट जोन को प्रमोट करती है, उस टाइप से आपको इसको याद रखिएगा। एयर कंडीशनर के नाम से, AC के नाम से आपको ये याद रख सकते हो। उसके अलावा देखो, अगर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम, अगर अपन अगला पॉइंट के ऊपर बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड रहते हैं तो उनके क्या साइड इफेक्ट होंगे। देखो, अगर अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करता हूँ तो ये क्या करते हैं भाई, ये आपके साइड इफेक्ट की अगर तौर पर बात करें तो ये हमेशा डायरिया करवाते हैं, है ना। इन्हीं को अपन स्लाइन लैक्सेटिव के नाम से भी जानते हैं। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, इसी को अपन स्लाइन लैक्सेटिव के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, अब एक जो दवाई है वो आपके क्या करवा रही है, आपके कॉन्स्टिपेशन करवा रही है, और दूसरी क्या करवा रही है, डायरिया। तो अपन क्यों ना इनको कॉम्बिनेशन में दे दें, तो ना तो डायरिया होगा ना क्या होगा, आपके कॉन्स्टिपेशन होगा। तो अपन इन दोनों को कॉम्बिनेशन के तौर पर भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एक कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, दूसरा डायरिया नहीं होने देगा। तो बॉडी बिल्कुल क्या चलती रहेगी, आपके बैलेंस में चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नीशियम कंपाउंड होते हैं वो कुछ जगह कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की मैं बात करूँ तो कहाँ पर, एक तो आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, कहाँ पर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा अपन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा अगर अपन बात करें तो अपेंडिसाइटिस के अंदर, कहाँ पर, आपके अपेंडिसाइटिस के केस के अंदर भी आपको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, तो एक तो कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तब ऐसी दवाई यूज़ नहीं करनी है जो कि गट के पेरिस्टालसिस को बढ़ाती हो, डायरिया करवाती हो, और एक वो दवाई जो आपके अपेंडिसाइटिस के अंदर भी क्या हो सकता है भाई, आपके अपेंडिक्स के रप्चर होने का रिस्क होता है। अपेंडिसाइटिस के अंदर कभी भी हॉट एप्लीकेशंस नहीं देते हैं, और उसके साथ साथ में कभी भी लेग्जेटिव एनीमा वगैरह कभी भी नहीं देते हैं, जो कि अपेंडिक्स के रप्चर के रिस्क को क्या कर देता है, हमेशा बढ़ा देता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और उसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो अगला इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कैल्शियम कंपाउंड। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कैल्शियम कंपाउंड इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर अपन कैल्शियम कंपाउंड की मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, मैं कैल्शियम कंपाउंड की मैं बात करूं तो देखो कैल्शियम कंपाउंड की वजह से क्या है भाई, देखो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, इनको क्या होता है जनरली, इट शुड बी विथ दीज टाइप ऑफ एंटी एसिड, avoid use of
अवॉइड यूज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। इनके साथ में आपको कैल्शियम और विटामिन डी का यूज अवॉइड करना है, ठीक है। किसके साथ में? कैल्शियम कंपाउंड जो रहते हैं उनके साथ में आपको कैल्शियम और विटामिन डी का यूज आपको अवॉइड करना है। क्यों करना होता है? इसका एक बड़ा कारण रहता है। अगर आपके इसके साथ में कैल्शियम और विटामिन डी यूज करा और उधर से कैल्शियम आपने कंपाउंड लिया तो आपकी बॉडी के अंदर एकदम से क्या हो सकता है आपको कि एक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। उस सिंड्रोम का नाम क्या होता है आपके, जो कि आपका याद रखना, जिसका नाम होता है मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम। क्या नाम होता है? मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम क्या होता है भाई? देखो ध्यान से सुनिएगा। एक मतलब अपन ये सिंपल सी ये बात कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर अचानक से क्या होती है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है ना, और उसकी वजह से क्या होगा, एल्कलाइन नेचर भी हो जाता है पीएच का, ऑस्मोलरिटी भी बढ़ जाती है और कैल्शियम की भी मात्रा बॉडी के अंदर एकदम से बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है आपको? एक तो क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको इंक्रीज, एक तो आपको क्या होगा, हेडेक। पर्सन के अंदर क्या होता है? हेडेक होगा। हेडेक के साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग के साथ अपन कह सकते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, और साथ ही साथ एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल सकता है? एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। डियर ध्यान रखिएगा। तो देखो कि कैल्शियम कंपाउंड के साथ में क्या होता है, जो रहते हैं कैल्शियम कंपाउंड जो एंटासिड्स रहते हैं उसके साथ में कैल्शियम और विटामिन डी को यूज़ नहीं करना है, जो कि आप अगर इनका स्पेशली यूज़ करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि इस कैल्शियम कंपाउंड को भी अपन एक्सेस यूज़ करें तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसका नाम होता है मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम, जिसके अंदर पर्सन को हेडेक हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये क्यों होगा, क्योंकि ये आपके ब्लड की ऑस्मोलरिटी की बढ़ने की वजह से ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एक लास्ट इसके अंदर मैं आपको कैटेगरी बताऊं या टाइप बताऊं इसका, तो वो आपका टाइप रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो ये ज़्यादातर क्या करता है भाई आपके बॉडी के अंदर, इसको अपन दो तरीके से यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इट इज़ कॉमनली यूज इन सिस्टम, it is commonly used for the treatment of systemic या अपन इसको कह सकते हैं सिस्टमिक एसिडोसिस, है ना। सिस्टमिक एसिडोसिस के अंदर यूज किया जाता है। स्पेशली अपन यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर यूज किया जाता है। देखो इसकी ओरल प्रिपरेशन भी आती है, लिक्विड प्रिपरेशन आती है, टैबलेट फॉर्म आती है और इंजेक्शन फॉर्म में आता है। जब किसी पर्सन को अंदर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, कॉमन इसको अपन इंजेक्शन आईवी रूट के द्वारा देते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर रिस्क रहता है, या जैसे कि किडनी फेलियर वाले मरीज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या रहता है कि कॉमनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस का रिस्क रहता है, उसकी वजह से अपन ओरल फॉर्म के साथ साथ अपन किस फॉर्म के अंदर दे सकते हैं, ओरल के साथ अपन कौन सी फॉर्म के अंदर दे सकते हैं भाई, ओरल में दो फॉर्म, एक टैबलेट में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको नोडोसिस के नाम से बहुत जाना जाता फेमस होता है, और उसको अपन कह सकते हैं सिरप फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में इसको अपन के कॉमनली अवॉइड जो करना होता है, वो अवॉइड किसके अंदर करना होता है भाई आपके, एक तो अपने हार्ट फेलियर के अंदर, किसके अंदर, आपके हार्ट फेलियर के अंदर इसको कॉमनली क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। कारण क्या भाई, देखो दूसरा हाइपरटेंशन के अंदर भी, है ना। इसका देखो सिंपल सा क्या रहता है, सोडियम रहता है, सोडियम हमेशा क्या कर रहा है, फ्लूइड को रिटेन करता है और वो आपको और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। और हार्ट फेलियर के केस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम, जो फ्लूइड वॉल्यूम को और बढ़ा सकता है। तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर वॉल्यूम क्या रहता है, हार्ट फेलियर के अंदर बॉडी अच्छे से पंप नहीं कर पाती, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो मैं नहीं कहूँगा, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार यूज भी किया जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में केयरफुली यूज किया जाता है, किसके अंदर, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन वाले मरीजों के अंदर, ठीक है। चलो ये तमाम चीज़ें तो आपके एंटासिड्स के बारे में हो गई। एंटासिड्स के पॉइंट को आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे जो लास्ट टाइप का ड्रग का एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलेगा एंटीबायोटिक्स, है ना। क्या देखने को मिलेगी आपको, एंटीबायोटिक्स देखने को मिलती है, जो कि आपके पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए क्या रहती है, यूजफुल रहती है। अगर अपन एंटीबायोटिक्स के अंदर बात करते हैं तो ये स्पेशली किसको ट्रीट करने के अंदर मदद करेगी, आपके एच पाइलोरी को ट्रीट करने में मदद करेगी। इनके अंदर क्या होता है भाई, दो कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जाते हैं। एक तो रहता है आपका ट्रिपल थेरेपी, कौन सा रहता है आपका, ट्रिपल थेरेपी रहेगा, और दूसरा जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा आपके क्वाड्रिपल थेरेपी रहेगा। ट्रिपल थेरेपी
और क्वाड्रिपल थेरेपी, दो इंपॉर्टेंट इसके टाइप देखने को मिलेंगे। अगर ट्रिपल थेरेपी का मतलब क्या है कि 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन इसके अंदर कॉमनली यूज़ किया जाता है, और वो 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन से रहेंगे वो देखिएगा। एक तो इसके अंदर कॉमनली पीपीआई यूज़ की जाती है। अगर अपन इसके फिक्स फॉर्मूले के अंदर देखें तो इसमोप्राजोल एक पीपीआई रहती है, इसमोप्राजोल, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। ये क्या आता है कि पूरा किट बना हुआ आता है, जिसको अपन एचपी किट के नाम से, जो मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किट के नाम से जानते हैं, और उसमें फिक्स दवाई को ड्यूरेशन के साथ में पूरा स्पेसिफिक लिखा होता है और उसी अकॉर्डिंग लेनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है उसके अंदर पीपीआई आता है। एक तो पीपीआई के साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो आपके 2 एंटीबायोटिक रहती है, और एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी रहेगी भाई देखो। तो एक तो रहता है आपके अमोक्सिसिलिन, और अमोक्सिसिलिन के साथ में रहता है आपके क्लेरिथ्रोमाइसिन रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, एक जिसके अंदर भी क्या रहता है, एक तो अपन पीपीआई यूज़ करेंगे, उसके अलावा देखो एंटीबायोटिक्स रहती है, 2 अपनी एंटीबायोटिक्स रहती है। यहाँ पर पीपीआई तो अपन इसमोप्राजोल के तौर पर इसमोप्राजोल को यूज़ कर सकते हैं, और भी जैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसमोप्राजोल, कुछ जो इसके फार्मा कंपनीज होती है वो दूसरे टाइप के भी पीपीआई यूज़ कर सकती है, ठीक है। लेकिन कॉमनली आपको इसमोप्राजोल देखने मिलता है अपने बुक्स के अंदर वगैरह, वही लिखा होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन। क्या इंपॉर्टेंट रहती है आपके, टेट्रासाइक्लिन रहती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपके मेट्रोनिडाजोल। क्या रहेगा आपके इंपॉर्टेंट, मेट्रोनिडाजोल रहेगा। और चौथी एक इंपॉर्टेंट दवाई जो रहती है वो आपकी रहती है बाईस्मूथ सबसैलिसाइलेट। अब क्या रहता है भाई देखो, सारी दवाई के ऊपर अपन चर्चा करते हैं, आपको एक एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इनके मैं बताता हूँ। देखो अगर अपन ट्रिपल थेरेपी की मैं बात करता हूँ तो आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि जो एच पाइलोरी होता है वो लो पीएच पर अच्छे से ग्रो करता है। तो अपन क्या करेंगे, पीएच को कम एसिडिक करने के लिए अपन पीपीआई यूज़ करते हैं, ताकि उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं हो, और साथ में एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और उसकी वजह से वो आसानी से क्या हो सकता है, उसे अपन मार सके। उसके अलावा क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर क्या होता है कि वो 2 एंटीबायोटिक से भी काबू में नहीं आ रहा, और उसको कुछ सपोर्टिव रोल चाहिए। देखो उसके अंदर क्या होता है, एक तो इसमोप्राजोल पीपीआई रहती है, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल तो यूज़ रहेगा, और उसके अलावा बाईस्मूथ सबसैलिसाइलेट। ये एक्चुअली क्या करता है, इस ड्रग का मैकेनिज्म थोड़ा स्पेसिफिक मैकेनिज्म है कि जैसे आपके स्टोमक के अंदर अल्सर है ना, तो ये क्या करता है कि स्टोमक के अल्सर को थोड़ा इरिटेट करके यहाँ से ब्लड ऊजिंग करवाता है। क्या करवाता है, ब्लड ऊजिंग करवाता है। और ब्लड ऊजिंग की वजह से क्या होता है कि और स्टोमक की जो पीएच है वो थोड़ी अल्कलाइन नेचर की होती है, क्योंकि ब्लड की पीएच तो अराउंड 7.35 टू 7.45 रहती है, तो वो स्टोमक को और ज़्यादा अल्कलाइन नेचर का क्रिएट कर मतलब बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो उसकी वजह से क्या करता है, एक ऐसा फेवरेबल माहौल क्रिएट किया जाता है जो कि आपके बैक्टीरिया को मारने के अंदर क्या करता है, मदद करता है डियर। तो ये जो पूरा सेगमेंट था, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजमेंट का एक पार्ट डिस्कस करा है, जिसके अंदर हमने मेडिकल मैनेजमेंट ऊपर क्या करा, फोकस करा था। और अपना अगला जो सेगमेंट होगा उसके अंदर अपन उसके सर्जिकल मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर मैं डंपिंग सिंड्रोम के बारे में भी बताऊंगा कि डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है और कैसे होता है। तो ये था अपना आज का सेगमेंट, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और दीपावली की आपको पता है वैकेशंस, जो अपनी वैकेशंस है, वैकेशंस के अकॉर्डिंग जो अपनी क्लासेस कुछ अरेंज हो रखी है, तो आप उस क्लासों को भी इंजॉय करें, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप उन चीज़ों को समझकर आप बेहतर से बेहतर जितना यूटिलाइज़ कर सकें उतना यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया। सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी राय दीजिएगा, और मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। तब तक लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।